खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। और आज एक इंतहाई अहम मेहमान और एक हमारी सहाफ़त की नुमाया शख्सियत एंकर तजिया निगार जनाब अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ होंगे। कुछ खबरों का जिक्र कर दूं, फिर इस पर डिस्कशन खोलते हैं। एक तो यह कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड रोकने के हवाले से कर रही है, इसकी क्या आइनी हैसियत तो कोई आइनी माहिर बता सकते हैं, मगर ये क्या करना चाह रहे हैं, आम ट्विस्ट कर रहे हैं या जो इनके दरमियान एक टग ऑफ वार भी चल रहा है। इसके साथ काबीना ने कोरोना से मुतल्लिक अखराजात में 40% बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। ये कहाँ तक दुरुस्त है, क्योंकि ये तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी। इसके साथ गैस का बहरान आ रहा है, इसमें कितने लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। और फिर एक और बड़ा अहम सेक्टर जो हमारी कारों का सेक्टर है, इस हवाले से जो है यहाँ सब स्टैंडर्ड कारें बन रही हैं, इंपोर्टेड कारें बंद की जाएंगी नहीं की जाएंगी, मगर इस इंडस्ट्री को खड़ा क्यों नहीं किया गया और यहाँ से एक्सपोर्ट्स किसने नहीं होने दी, जो आज हम बैगिंग बाउल लेके शहर में फिर रहे हैं। भट्टी साहब एंड अरशद शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। हजूर इस्लामाबाद में हैं और साथ अरशद शरीफ साहब भी आपके साथ हैं। ये फरमाइए, इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोकने के पीछे क्या कहानी है? ये धमकी है, ये क्या या आइनी बुरान पैदा करने हो सकता है इससे, मगर इसके पीछे कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैं तो आपको पता है इस्लामाबाद में मुसाफिर हूँ, तो इधर के मुकीम अरशद शरीफ साहब हैं। ये जो फंड रोका जा रहा नहीं रोका जा रहा, इसके पसे पर्दा कुछ नई हिकमत अमली बनाई जा रही है, आइनी और कानूनी माहिरीन से मशावरत की जा रही है। तो मेरा ख्याल है हम अरशद साहब से पूछते हैं कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। जी अरशद साहब। देखिए भट्ट साहब, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, इस हवाले से कानून साजी तो होगी है, लेकिन इसके लिए फ़ंड्स भी काफ़ी सारे चाहिए। और जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ आई हैं, वो अगर आप चेक करें तो क्या इतना सारा, जब आप डेवलपमेंट बजट भी 200 बिलियन का काट रहे हैं कि जनाब अच्छा ये हमने एडजस्ट करनी है, 600 अरब के तकरीबन नए टैक्सेस आपने लगाने, तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप क्या EVM के लिए लगा सकते हैं? तो हम बात तो बहुत करते हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, हमने कह दिया, दुनिया को कह दिया। जब आपकी माशी सॉवरेंटी की बात आती है, और इस पर काजी सईद साहब काफ़ी दफ़ा इजहार भी करते हैं कि जहाँ पे आपका बजट भी IMF के कहने पे बनता हो, जहाँ पे आपके माशी फ़ैसले जो हैं वो IMF के कहने पे बनते हों, तो जो आपकी कौमी खुद मुख्तारी है माशी हवाले से, वो कहाँ पे खड़ी है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी क्या इंटरनेशनली इतनी फंडिंग आपके पास अवेलेबल होगी कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ जा सकें? इसके पीछे जो हुकूमती मौक़िफ़ आ रहा है वो बड़ा वाज़ेह कि जी हम तो ये करवाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा जो है वो सारा डाला जाएगा कि जी जो पाकिस्तान का एक निज़ाम है जो कि रिफॉर्म नहीं चाहता, वो ये करना नहीं चाह रहे, हम तो करना चाह रहे थे। लेकिन बात यह है कि वो क्या मुहावरा है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो बजट एलोकेशन और साथ जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, उसकी मेरे ख्याल स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट भी आगे कर दी है। 2013-14 से गालिबन ये केस चला आ रहा है। तो दोनों तरफ से जो एक प्रेशर है वो बिल्डअप भी किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा आज़म सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस भी जारी किए गए थे, फिर माफ़ीनामा भी हुआ। और इलेक्शन कमीशन के जो रीसेंट इकदाम हैं, जो इंटरनल मीटिंग्स हैं, वो हुकूमत के पास भी कुछ इतलात थी, तो वो एक मैसेजिंग दोनों साइड से इस हवाले से जारी है। भट्टी साहब, आपकी एक राय रही है और इस हवाले से मलिक साहब आप करें। मैं मलिक साहब की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं आपसे, आप चूँकि इस जो इलेक्शन कमीशन है और इसकी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आप अंदर की स्टोरियां देते रहे हैं, तो अब क्या हुकूमत, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आते नजर आ रहे हैं आपको जो जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं? भट्टी साहब देखें, अरशद शरीफ साहब की राय फाइनल होती है, लेकिन मेरी अपनी राय है। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है, लंदन में उनके राब्ते हैं। इससे पहले मैं आपको कह रहा हूं, अपोजिशन रोक पाए या ना रोक पाए, इलेक्शन कमीशन 2023 में हो या पहले हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, 3 दफ़ा के वजीर आज़म और आखिरी दफ़ा इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करा दी है। मुझे नहीं पता सईद मेहंदी साहब कौन है, मलिक साहब जानते होंगे। मुझे तो वहाँ से खबर आई है कि इमरान खान साहब जितनी मर्जी ताकत लगा लें, फंड भी दे दें, टेक्निकली तौर पे वो कहेंगे हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है, फिर जनरेटर चाहिए होंगे, फिर UPS चाहिए होंगी, इस किस्म की ऐसी जुज़ियात लाई जाएगी जिसके लिए इमरान खान की जो ख्वाहिश है कि इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हो, वो मेरा ख्याल है EVM पे इलेक्शन पॉसिबल बज़ाहिर नहीं लगा। जी EVM देखिए, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा और ताहिर मलिक साहब की और काजी साहब आपकी आप दोनों की इनपुट चाहूँगा।
आरिफ भट्टी साहब ने बड़े आराम से मुद्दा जो है ना उठा के इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया। आप दोनों मुझे बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन में जब तैनातियां हुई तो वो क्या लंदन से तैनातियां हुई थी या इस हुकूमत ने वो तैनातियां की हैं, जिसके बाद अब सारा रौला डाला जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन वहाँ मिला हुआ है। ताहिर मलिक साहब कैसे साहब इस पर थोड़ी रोशनी तो डाल दें, तैनातियां किसने की हैं जिसके बाद ये रौला है। मैं अरशद आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको वज़ीर आज़म जो हमारे इमरान खान साहब हैं उनका बयान आपको याद होगा, मेरे ज़हन में आगे जब आपने कहा, उन्होंने बड़ी एक तारीफ़ की थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो अब हमने लोग लेके आए हैं, अब ये एक इदारा होगा, अब ये आइन के मुताबिक काम करेगा, ये पार्टी नहीं होगा। ये वज़ीर आज़म, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनको कोट कर रहा हूँ। तो ही वाज द वन हु एप्रिशिएटेड ऑल दिस। तो जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बहुत खूबसूरत जो एक एस्पेक्ट था वो ये था कि पाकिस्तान में इदारों को आगे लाना है, रूल ऑफ लॉ को आगे लेके आना है। जहाँ तक मेरी समझ है कि इलेक्शन कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन हासिल है। ये एक इदारा है आइन के तहत और ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंडिया के एक इलेक्शन कमिश्नर जो हेड थे वो पाकिस्तान के दौरे पे आए थे, तो मैं बैठा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो आपका जो निगरान वज़ीर आज़म होता है या साबिक़ वज़ीर आज़म होता है या सिटिंग वज़ीर आज़म होता है, नोबडी कैन स्टैंड अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। ये मैं अपने हमसाया मुल्क की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं जिसमें हुकूमत है, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, बजाय एक दूसरे से तसादम में नज़र आएँ, महाजराई में नज़र आएँ, इनको मिलजुल के पाकिस्तान का जो धांधली का मसला है उस पर काम करना चाहिए। मुझे मेरी समझ से बाला है कि ये महाजराई क्यों हो रही है, किस लिए लड़े हैं, इसलिए मैं ये ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ अरशद शरीफ भाई। मैं ये जो आपने बात की है, बातचीत इदारे होना चाहिए, ये तदरीस की किताबों में भी यही लिखा हुआ है, मगर यहाँ क्या होता है, इदारों पे हमले होते हैं। मतलब कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पर आप हमला कर सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि नैब को आप पत्थर मार सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह ये हुकूमत को अपनी निजी मलकियत समझते हैं, जिस तरह यहाँ के असासे जो हैं ये प्राइवेटाइज करके इनकी निजी मलकियत बन चुके हैं, ये इन इदारों को निजी मलकियत की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, ये काले पैसे की जो लड़ाई है अरशद शरीफ साहब, उसमें ये चाहते हैं कि हर बंदा जो है हमें इतना ही नेक पाक परहेजगार हो जितने मलक जस्टिस मलिक क़य्यूम थे, जितने ये किबला राना शमीम साहब आए हैं। तो ये एक खानदानों की लड़ाई बन गई है और उस खानदानों में आपके सारे इदारे, जिस तरह एतजाज अहसन साहब ने कहा था, ये एक दरख्त को पानी नहीं लगाते, ये पूरे जंगल को पानी लगाते हैं। तो जब इदारे अफराद के मुलाजिम बन जाएं, जाके रिपोर्ट करें उनको, पहले हुकूमत में वो हों या ना हो, कि जनाब है रिपोर्ट बनेंगे बाद में देंगे हम, सीएम पंजाब जो है पहले आप पढ़ लें। तो दिस इज बेसिकली जो एक पर्सनलाइजेशन कह लें या जो इंसेंटिव क्रिएट कर दिया गया है कि उसको 2 तनख्वाहें दे दो, 14 लाख तनख्वाह दे दो उसको और उसके बाद वो रिहा भी हो जाए। दिस इज द प्रॉब्लम। हाउ कैन इंस्टीट्यूशन वर्क जब आपकी जो पार्लियामान में लोग बैठे हैं वो कहते हैं भाई हमें फेवर करो, हमारे हक में धांधली करो। तो ठीक, ये मेरी राय है, थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। जी अरशद साहब आप बताएं इस पर प्लीज़, योर टेक। नहीं, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है और इस राय में जो आपने काजी सईद साहब इंस्टीट्यूशनल फेलियर का आपने जिक्र किया कि इदारों में बैठे अफराद जो हैं वो अपने आप को ज़ाती नौकर समझते हैं चंद ख़ानदानों का, और इतनी पावरफुल पोजीशन पर बैठ के वो समझते हैं कि नहीं जनाब, ये जो शहबाज शरीफ को सुरंगें खोदने की आदत है, पुराने अदवार से जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ वो सिलसिला, जनरल राइल के दौर में भी चलता रहा, खुफिया मुलाकातों का सिलसिला, कि शहबाज शरीफ जैसा तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कोई है ही नहीं। और दोनों भाई ये मिलके गेम खेलते हैं, गुड को आप बैड को आपका, वहाँ से प्रेशर बिल्ड करते हैं और उसके बाद सारी जो चीज़ फोकस होती है कि जनाब हमें बाइज्जत बरी किया जाए, हम अगर आएंगे तो मुल्क चल सकता है, हम नहीं होंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। और आपने बहुत अच्छी बात की कि ये सिर्फ एक दरख्त को पानी नहीं देते, जंगल के तमाम दरख्तों को ये पानी दे के वहाँ पे लगाते हैं और इन्हीं के लिए काम करता है ये सारा निज़ाम। तो इस निज़ाम का फिर सलूशन क्या है? क्या सलूशन फिर ये है कि जो आपने पार्लियामेंट का भी जिक्र किया कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके पास तरीका है, उसी के ज़रिए फिर मुल्क को चलाया जाए, जहाँ पे आपके सर्विस चीज़ भी बैठें या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में की तरफ जाया जाए।
क्या किया जाए, ये वाली चीज़ें अब सोचने की हैं कि गवर्नेंस के मामलात हैं सारे, और अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या चीफ जस्टिस को भी हिस्सा बनाया जा सकता है। ये वो अब अहम सवालात हैं कि अगर आपको इंस्टीट्यूशनल फेलियर नज़र आ रहा है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस बढ़ता जा रहा है, आपकी नेशनल सॉवरेनिटी जो है वो IMF के कहे बगैर आप बजट नहीं बना सकते, उनके कहने पर आपने तमाम अपने फैसले करने। ऑडिट रिपोर्ट जो कोविड के हवाले से थी, हुकूमत ने पहले छुपाई हुई थी, IMF ने कहा नहीं जनाब ये पब्लिक होनी चाहिए, और इतनी हमने एब्सोल्युटली नॉट की आदत डाल ली अपने आप को कि फिर हमें वो पब्लिक करनी पड़ी। किस लिए कि $1 बिलियन हमें IMF से वो चाहिए, वो क्लियरेंस चाहिए। तो इन तमाम मसाइल का हल क्या निकलेगा जब आपका इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपका फीस पाशा और दीगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जनाब बजट में डिफेंस बजट के आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, लोन आप ले रहे हैं, 80% आपका डेट रीपेमेंट में जा रहा है, तो रियासत का काम कैसे चलेगा? डेवलपमेंट बजट आप काटते जा रहे हैं, और जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसके कुछ तो सोल्यूशन निकालने, या इसी गले सड़े बोसीदा निज़ाम के साथ हमने चलना है कि नहीं ना यहाँ पे ये खुफिया मुलाकातें होंगी, ये नया ग्रुप बन गया, ये जहांगीर तरीन की यूसुफ रजा से मुलाकात हो गई, बकौल आरिफ भट्टी साहब चौधरी सरवर अपनी गेम करने लगे हुए हैं, KPK में अलग लोग गेमें कर रहे हैं, तो ये इसी तरह गेमें चलती रहेंगी और पाकिस्तान के जो अवाम है वो सफ़र करते रहेंगे। कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा इसका। भट्टी साहब सोल्यूशन आप दें, आप मुझे, हम फिर बाद में बोलेंगे और मलिक साहब से भी पूछूंगा। देखें कादी साहब, मेरे भाई अरशद शरीफ ने रूल ऑफ लॉ की बात की। हमारी 70 साल की हिस्ट्री है रूल करना लॉ के बगैर, तो मेरे भाई लॉ तो आपने रहने नहीं दिया। आप तो मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगा देते हो, आप तो पकड़ के अंदर कर देते हो, रूल ऑफ लॉ का से आ गया। हाँ, अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो एग्रीमेंट किए थे उन्होंने सोच समझ के इलेक्शन कमीशन को कहा होगा इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म कराओ। अब इम्तहान उनका है, जो रिसोर्सेज चाहिए ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, उनको मुहैया करे, वो ना करे। तो आप इसी रूल ऑफ लॉ के तहत, मुझे थोड़ा सा धीमा धीमा याद है, पिछले दिनों डस्के इलेक्शन हुआ था, AC के घर बंदे अगवा करने की प्लानिंग गई, DPO उस वक्त का और CM पंजाब हदायत देता था। तो इधर रूल ऑफ लॉ क्या करेगा जब आप रिटायरिंग अफसर ही अगवा करके ले जाएंगे? भाई जब तक आप सिलेक्टेड एहतसाब करेंगे, उन दो खानदानों ने मुल्क को बेपनाह लूटा, इसमें दो राय कोई नहीं। TT फलूदे वाले मरने वाले के 20,000 रुपये आए, लेकिन किसको सजा हुई? कादी साहब मुझे बता दें, रूल है कहाँ? लॉ सॉरी कहाँ है? रूल तो कर रहे हैं हम पे, कभी डिक्टेटर कर रहे हैं, कभी PTI कर रही है, कभी नून कर रही है। तो इस मुल्क में इसी तरह चलेगा, पुरानी तरह पे काम करेंगे। अच्छा, मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन बड़ी खूबसूरती से अरशद शरीफ साहब ने और भट्टी साहब ने मैं इसको रीफ्रेज कर देता हूँ मुख्तसरन, कि ये जिन लोगों की तरफ इशारा किया अरशद साहब ने भी और भट्टी साहब ने भी, ये वो लोग हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिस मुल्क का 80% जो इसका रियासती स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करते हैं, सेनेट इनके पास है, और ये मतलब ये एक तबका है। अब इन्होंने ठीक करना है, वो पार्लिमान हो, वो सेनेट हो, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, या वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, है तो सब इनके पास ना। इस मुल्क के 80% लोगों के पास तो है नहीं, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं कर पाते? आपस में एक दूसरे का भी गिरबान पकड़ा होता है, खाते भी इकट्ठे ही हैं, चक्कर क्या है? नहीं, ये ठीक करने नहीं चाहते, ये इनको तो सूट कर दे ये सिस्टम। मेरी तो आपसे पहले बहस ही नहीं है। मेरा सिंपल सा एक सवाल है, पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है, अगर आप डेमोक्रेसी का सिस्टम यहाँ पे लेके आए, ये मेरी राय आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, 1947 में ये मुल्क बनता है, 2021 है, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज ए सिटीजन। इस मुल्क में एक इलेक्शन नहीं हुआ जिस पे आप कह रहे हैं कि ये मुनसिफाना इलेक्शन है जिस पे कंसेंसस हुआ। एक इलेक्शन 1970 का आपने बड़ा शोर डाला जी, बड़े 6 इलेक्शन हो गए, किसका कंसेंसस नहीं हुआ? मतलब पार्टियों सारियों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजल्ट ही नहीं मिला। हम हमेशा लड़ते रहे, हमारा कंसिस्टेंट एक मसला रहा है कि हमने आज तक कोई पाकिस्तान में, ये मेरी राय है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ना वोट से बनी है ना वोट से गई है। तो जब आप जमहूरियत के नाम पे इतना बड़ा एक मजाक 70 साल से कर रहे हैं, तो इसके अंदर से आप क्या निकालेंगे? जहाँ तक रियासत की बात है, आई डिसएग्री विद अरशद। इस रियासत ने फैसला किया कि पंजाब में शादी को ख़त्म करना है, 10 बजे के बाद शादी नहीं हो सकती, हो गई। मेरा नहीं ख्याल था कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, यहाँ बसंत भट्टी साहब से पूछे, बसंत ये खा गई रियासत। जहाँ पे ये जो कुछ करना चाहते हैं ये फ़ौरन कर लेते हैं, ये चाहते ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस रियासत के पास पूरे वसाइल हैं कि फेयर इलेक्शन कराए, वोट से लोगों को लेके आए और वोट से लोगों को निकाले। अगर आपने पाकिस्तान सही करना है, अगर आपने पाकिस्तान इस तरह ही चलाना है तो बेहतरीन सिस्टम है, ये ऐसे चलता रहेगा और हम टॉक शो करते रहेंगे। अरशद साहब ने भी यही, अरशद साहब आपकी तरफ आता हूँ,
अब यानी इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने मफाद में जो काम करना होता है वो कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी भी यही राय थी। अब सवाल ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो बैठी हुई है, सबसे पावरफुल पाकिस्तान के आइन में वो है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सेसिस करती है, उसको चेक करना उनका काम है, वजारत दफा है, सेक्रेटरी दफा है। अब बात यह है कि ये सारे लाइन बना के खड़े होते हैं, जिस दिन भीख नहीं आती कासे में उस दिन रौला डाल देते हैं, हमें कहते हैं बाहर आ जाओ। ये कैसे ठीक होगा? पार्लिमान की ताकत कैसे बहाल होगी? क्या ये लोग जो कारोबार करते हैं उन्हें इजाज़त होनी चाहिए कि वो अंदर बैठ के असम्बली में हमारी जिंदगियों का भी फैसला करें? अरशद शरीफ साहब। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ताहिर मलिक साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप हैं, आप तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तान में जिसको कि अशराफिया कहते हैं, वो बैठ के सिर्फ इन ईवानों का, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि उनके मुफादात को बचाया जाए। आप मुझे बता दें, आईपीपी कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें बाकायदा रिकमेंडेशन थी कि एक्सेस पेमेंट्स हुई हैं। आम आदमी जो बिजली का बिल दे रहा है उसकी जेब से आप पैसा निकाल के दे किसको रहे हैं? आप उसको पैसा दे रहे हैं आईपीपीज का, जो पिछली चंद दिहाइयों से उसी पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं, फ्रंट सीट्स पे हर जगह जाके वो लोग बैठे होते हैं, उनसे रिकवरी नहीं की अभी, बल्कि पिछले दिनों ही चंद 100 बिलियन की दोबारा पेमेंट्स अप्रूव की हैं आईपीपीज को। बिजली के जो बिल बढ़ रहे हैं वो मेरी आपकी जेब से निकाल के पैसा उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जो कि डिसीजन मेकिंग की टेबल पे बैठ के फैसले करते हैं और हमें बताते हैं देखें जी हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे हुए। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आया, भी पिछले दिनों भी जब कीमत ऊपर बढ़ गई और आज भी फरूख हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखें जी 60 रुपए कम हुई। जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए। एक तो आरिफ उमीद भट्टी साहब के दोस्त हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे, बल्कि शायद भट्टी साहब नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं यार इसको रहने दो, इसके बेटे के साथ मेरे बेटे की नौकरी लगी हुई है, इसको कुछ नहीं कहना। धमकियां भी आई। वाली जफर की एक रिपोर्ट आनी थी, क्या हुआ उस रिपोर्ट का वो भी आपको नहीं पता लगा कि क्या हुआ। दीगर लोगों के भी नाम आए जिसमें से चंद आप देखने काबीना में भी बैठे हुए। और बड़ा अच्छा होता है जी जब ये फैसले हो रहे तो हम तो उठ के बैठ चले गए, ये सारे बैठे उन बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स का जिसको के कहते हैं कि जो इलीट कैप्चर है आपके मुल्क में, उनके मुफादात का दिफा कर रहे। आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, निकाल किसकी जेब से रहे? आम आदमी की जेब से निकाल के उस अशराफिया को जो कि ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठी है या डिसीजन मेकिंग में एग्जीक्यूटिव में बैठी है, डिफरेंट इदारों में, वो सब एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जिस रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं, ताहिर मलिक साहब के रियासत ये करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन ये रियासत उस वक्त करेगी जब किसी के बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, किसी के बिजनेस इन्वेस्टमेंट के आप पार्टनर नहीं है, किसी की ज़मीनों के खरीदो फरोख्त में आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व नहीं है, फिर आप जाके इस चीज़ को लेके चलेंगे। और ये पाकिस्तान में बाकायदा टॉप लेवल पे एक डिसीजन हुआ था कि जनाब जब तक इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। जब शुरू होता है काम, आरिफ हमीद भट्टी साहब फोन करते हैं किसी को कि जनाब इसका केस नहीं करने वाले, यार ये बहुत अच्छा बंदा है, आइंदा के लिए जो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग करनी है उसके लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है, इसकी मुलाकात फलां से करवा दो, अच्छा यार नया ग्रुप बनाते। तो ये जो हुकूमतें बनाने गिराने का खेल आरिफ भट्टी साहब के दोस्त और ये खुद खेलते हैं बैठ के, जिसमें मुशावरत भी इनकी शामिल होती है, वो चलने नहीं दे रहे इस निज़ाम को। भट्टी साहब पे आपने सारा मलबा डाल दिया। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, उसकी तरदीद आ गई है, कल की खबर कैबिनेट के हवाले से खबर थी, सब टीवी ने चैनल ने ली, मगर आज तरदीद होगी कि अगले 3 माह अहम है और वज़रा बाहर नहीं जा सकते। मगर आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये बताएं क्या अगले, आप दोनों से सवाल है भट्टी साहब, पहले आपसे। सईद काजी साहब, इस तरदीद से ज्यादा मजाकिया चीज नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, ये बात चले काबीना की तरदीद तो आगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मुझे ये बताएं कानून इस हवाले से रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं? क्या किसी वजीर ने अगर मुल्क से बाहर जाना है, चाहे छुट्टी पे जाना है या ऑफिशियल विजिट पे जाना है, वो वजीर आजम को बताए बगैर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अगर तरदीद की है इन्होंने तो और ज्यादा मजाका खेज है कि जनाब यहाँ पे आज़ादी है, जिसका मूड आए मुंह उठा के चला जाए, ऐसा नहीं है। तो ये जो तरदीद आई है ये खुद अपना मजाक बनवाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। साहब मुझे गुजारिश करने की इजाजत होगी? जी जी जी, गो अहेड। क्या क्लैरिफाई करना है भट्टी साहब, इसमें जो हकीकत है वो है हकीकत। अरशद साहब या तो भट्टी साहब से कहें और नोट कह दें इनके दोस्तों ने केसेस नहीं रुकवाए हैं और ये जानते हैं उन दोस्तों को। अरशद साहब ने बड़ी बारीकी से हकायक बताए। मेरे दोस्त ही ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को, जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगाई थी, एक इलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म किया था। मेरे दोस्त ज़ियाउल हक ने ही, अल्लाह जना नसीब करे, रेफरेंडम कराया था। उसने ही नवाज शरीफ, MQM और
लश्कर जंगवी बनाई थी। उसके बाद 3 हुकूमतें पॉलिटिकल आई, 2 दफा नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी, 2 दफा पीपल्स पार्टी की गिरी। किसने गिराई? दोनों एक दूसरे की मिठाई के बांटते रहे। मुशर्रफ साहब आए, 9 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे और मुजरमों को बैरूने मुल्क भेजते रहे, मुजरमों को रातों रात जहाज में। मौजूदा हुकूमत आई, नवाज शरीफ भी करप्ट, शहबाज शरीफ भी करप्ट, शाहिद हकान अब्बासी भी करप्ट, आसफ अली जरदारी भी, फरयाल तालपुर भी, एहसन इकबाल भी, सारे ही करप्ट मान लिया। मालम जप्पा बेगुनाह मान लिया, BRT बेगुनाह मान लिया। रावलपिंडी रिंग रोड खुद वजीर आजम कहते था सर, वो सिर्फ मुशर्रफ पकड़ा, सारे जुल्फा दी लाली पई कहती है बेगुनाह। मुझे ये बता दे, ये सारे हाकिम जो 40 साल से आए हैं, इन्होंने मुल्क ठीक करना कि मैंने करना है? मेरे लिए तो हाकिम वक्त जो होगा, मेरा सवाल उससे होगा। मुझे उसका गर्ज ही नहीं, उसका नाम मुशर्रफ है, नवाज शरीफ है, जरदारी है या इमरान खान। मुझे काजी साहब बताए ना, हम सहाफ़ी हैं ना, ये अब 14 साल तसलसल है जमहूरियत का, तो ये कर लेते, शफाफ इलेक्शन कर लेते, एहतसाब शफाफ कर लेते, तालीम साफ कर लेते, लोगों को साफ पानी दे देते। मैंने रोका है। मुकद्दस अमान अपने एक दूसरे के मुफादात के लिए मुकद्दस अमान है, अवाम को हुकूक देने के लिए आइन। अभी अरशद शरीफ साहब हमें आइन की किताब लहरा देंगे। भाई 40 सिक्के हैं, मुझे हुकूक दो आम शहरियों को, वो मैं किससे मांगू? अरशद साहब से ये पूछ रहे मुझे कादी साहब। अच्छा, मैं एक सवाल और दूसरी सब्त में जाता हूँ। एक तो ये कि मैं आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और अरशद शरीफ साहब अंदर की दास्तानें खूब तश्तज़बाम करते हैं। एक तो मुझे बताएं कि वाकई कोई 3 माह अगले अहम है, और दूसरा एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, ये जो एक नई डायमेंशन वीडियोज़ और ऑडियोज़ की आई है, इससे कोई काम हो ना हो, एक रौनक सी कई लोगों के लिए लग गई है और इंतज़ार में लोग रहते हैं कि अब मालिक भाई ने बताया 2 दिन पहले कि जनाब दुबई में भी कोई बनी थी। एक तो ये बताएं कि इस हवाले से क्या तफन्नुन तबा तो नहीं कहना चाहिए, हम तो उस पर दुख ही होगा हमें, वो क्या है, ये क्या तब्दीलियाँ लाएगी और हमारी अगली तारीख इन गंदी वीडियोज़ के ज़रिए लिखी जाएगी? एक बात कि वो आ रहा है कुछ, और कुछ अगले 3 महीनों में क्या देख रहे हैं आप? पहले हम अरशद शरीफ साहब और फिर भट्टी साहब। देखें काजी सईद साहब, डेडलाइंस तो आसिफ जरदारी दौरे हुकूमत में भी दी जाती थी, ये 3 महीने 6 महीने PTI हुकूमत आई है तो आपने देखा कि जनाब लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, धरना भी हो रहा है, PDM बनी कि अच्छा जी जनवरी में ये हुकूमत चली जाएगी। लेकिन उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब, फिर आपने देखा होगा, लोगों को दिखाते रहे मैसेज कि जनाब देखें ये मुझे मैसेज आया था, ये मार्च तक हमें गारंटी है। बल्कि आरिफ भट्टी साहब के दोस्त चौधरी परवेज़ इलाही, उनसे जो इन्होंने बातचीत की और इन्होंने इनको बताया कि उन्हें क्या अश्योरेंसेस किसने दी थी। अभी भट्टी साहब बताते नहीं है ना आपको सारी चीज़ें, रोज़ आपको बैठ के कि आज तो इस्लामाबाद में काबू आ गए यहाँ पे हमारे, तो हम सारे सवाल इनसे पूछ सकते हैं, ऑन एयर पूछ सकते हैं, उनको क्या अश्योरेंस दी थी किसने। तो ये डेडलाइंस इस तरह चलती रही हैं और शायद आगे भी कुछ अर्सा मज़ीद इस हवाले से चलती रहें। अब बाकी जहाँ तक वीडियोज़ का सवाल है, वो तो ताहिर मलिक साहब की स्पेशलिटी है, काफ़ी बेहतर उस पर रोशनी डाल सकेंगे। जी भट्टी साहब। नहीं, वो मैं उसे अभी कमेंट कर दूं। भट्टी साहब एक 3 महीने या 6 महीने जब जी प्लीज मलिक साहब प्लीज। मैं मतलब बड़ा एक दुख है, मतलब पंजाबी फिल्में ख़त्म हो गई, उर्दू फिल्में ख़त्म हो गई, नूरजहाँ ख़त्म हो गई, मेहदी हसन ख़त्म हो गई, और मेरा और काजी से जो गुफ्तगू चलती है तो हमारा अक्सर जो रोना धोना होता है वो यही था कि यार इस मुल्क में एंटरटेनमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो भी कर रहे हैं ये शायद कोई साजिश हो रही है, एंटरटेनमेंट वापस ला रहे हैं। तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि लोगों को फिल्म वीडियो, और बल्कि मैं एक ये भी सोच रहा हूँ कि शायद आने वाले दिनों में हमारे पॉलिटिशियन जितने भी उनको कोर्सेज करके आना चाहिए हाउ टू मेक गुड वीडियो। ये शायद एक ये तो एक आपने एक तंजिया का मतलब आपका ये है कि ये वीडियोस को ना हम अप्रिशिएट करते हैं ना ये सामने आए ना। मगर भट्टी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके आपसे मैं पूछूंगा। अच्छा मेरी सबमिशन है, मैं समझता हूँ वीडियो अच्छा जी ब्रेक ले लें आप प्लीज। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप जरा वीडियो के बारे में मवाद इकट्ठ लें, ये लोग सुनना भी चाहते हैं और हम भी सुनना चाहते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद ये तारीख अब इन वीडियोस के जरिए लिखी जाएगी, इतना बुरा वक्त आ गया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये किन किन अजीम हस्तियों के औसाफ हमीदा सामने आने की तवक्को है ये इन ऑडियो वीडियो क्लिप्स के जरिए? पहले आप बता दें, लोग सुनना चाहते हैं, और फिर बाद में मैं अरशद भाई से पूछूंगा। भट्टी साहब।
अच्छा काजी साहब, गुजारिश ये है कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वीडियो और ऑडियो का इस गंद को सारे हमारे पॉलिटिशियन भाइयों को, और जहाँ जो नहीं नज़र आते उनको भी अल्लाह इससे पीछे कर दे। अभी ऑडियो वीडियो की अरशद साहब ने मुझे एक नाम दिखाया कि उनकी वीडियो आई है, मेरे तो पर जलते हैं, वो मैं नाम नहीं ले सकता। ऑडियो वीडियो का खेल काजी साहब ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, पॉलिटिशियन के बेहतर नहीं है। सियासत खिदमत और इबादत है, इसको गलाजत और धोखा क्यों बना रहे हो? आखिर मरियम नवाज साहबा, पिछले हफ्ते शहबाज साहब की 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई अरशद शरीफ साहब के करीबी दोस्तों के साथ, कुछ मामलात भी तय हो गए, प्रेसिडेंशियल रिफॉर्म्स आ रही हैं, इस किस्म का कोई पता नहीं ब्रेक थ्रू, जैक ब्रांड को उधर भी डिस्कशन हो गई। मरियम ने चौथे दिन खुद को हमलावर कर दिया। जब तक आपको सिंसियर लीडरशिप नहीं मिलेगी, काजी साहब जो अवाम के हकूक के लिए आए, जमहूरियत कहती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, ये कहते हैं अवाम को खाओ, अवाम को लूटो और भाग जाओ। ये जमहूरियत नहीं है, मुल्क में एक ड्रामा है। लिहाजा पीछे अदारों को भी इंडिपेंडेंट होना होगा। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए इकानमी जो सूरत हाल है, आइंदा हालात बेहतर नहीं है। रह गई बात हुकूमत की 3 महीने की, तो पीपल्स पार्टी के दौर में अजब गजब की गजब कहानी आती थी, आज गई हुकूमत कल गई। मेरा इतला है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था 5 साल पूरे कराने, उन्होंने किए। नून लीग की आपको याद होगा, नवाज शरीफ नाहल हो गए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो करप्शन करते हैं। उनके लिए तो करप्शन बुरी नहीं है, लेकिन वो उनके शाहिद हकान बासी आ गए। इमरान खान साहब की हुकूमत उन्होंने बनाई नहीं तो बचानी कैसे है? मुझे पता है अरशद शरीफ साहब के पास खबर थी, कह रहे थे कि जो 62 सेनेटर थे ये 51 या 50 रह जाएंगे, अंदर गए 50 रह गए। अब इमरान खान की हुकूमत भेजना इशू नहीं है, आगे कौन आएगा इस इकॉनमी से निकालने के लिए, क्राइसिस से कौन आएगा? कोई नजर नहीं आ रहा। अब कोई दूसरी तीसरी शेप बनाना चाहते हैं। क्या होता है सदारती निजाम, पता नहीं क्या है, इस किस्म की कुछ पसे पर्दा बातें हो रही हैं। अरशद साहब बेहतर जानते हैं। मलक साहब तुसी तो समझ गए हो ना अरशद साहब कितने गहरे ने, शाह साहब की कहते हैं भाषा बहना दे बारे। अरशद साहब बता ही दें, चलें आप हमें थोड़ा सा आसानी कर दें, हमारे लिए बता दें हमें क्या क्या होने जा रहा है। मेरे को दूसरा ये भी कंसर्न था कि ताहिर मलिक साहब देखें, आपको अक्सर हम ताहिर मलिक साहब आपको हम प्रोफेसर भी कहते हैं, क्योंकि आप इंतहाई पढ़े लिखे शख्सियत हैं और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी, उस पर आपके जितने आइडियाज़ हैं वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी किस्म के हैं। ऑडियो वीडियो की आपने बात की कि जनाब ये एंटरटेनमेंट के लिए शायद वो एक पहलू भी हो, लेकिन क्या हमारी सियासत इस कदर गिर चुकी है कि जो नेशनल इश्यूज है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इस तरह की जो सतही चीज़ें हैं। सॉरी अरशद कट यू, आप ये बहस सॉरी आप ये बहस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत गिर चुकी है, ये डिबेटेबल है आपके ख्याल में? और खुदा का वास्ता है, मेरा जो अगला सवाल आपसे वो ये है कि आज हमारे जो वजीर है उन्होंने फरमाया है कि ये अगर ओवरसीज़ वोटिंग आ जाए और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन का रफड़ डाल है तो 40 के करीब जो MNAs होंगे वो उन्होंने एक अपना एक असेसमेंट दी है कि PTI को बहुत फ़ायदा होगा। शेख रशीद साहब का ये कहना है। तो मैं वापस जा रहा हूँ वही इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन, जो इसके साथ ज़रा मुझे बताइए ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और ये जो ओवरसीज़ वोटिंग है प्लस ये जो महंगाई और बेरोज़गारी, इन 4 चीज़ों को आप जोड़ के अगले इलेक्शन को किस तरह देखते हैं आप? मलिक साहब अगला इलेक्शन अभी तकरीबन 1.5 साल आगे है, तो ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं कि ओवरसीज़ 90 लाख वोट हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इससे इतना फ़ायदा हो जाए, ये हुकूमत में बैठे हुए लोगों की कैलकुलेशंस हैं। मैं आपको फिर दोबारा जो आपने इससे पहले ऑडियो वीडियो वाली बात की और जिससे अब आप कन्नी कतरा के निकलना चाह रहे हैं, और काजी सईद साहब ने जिक्र किया कि मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में दुबई में किसी वीडियो का जिक्र किया, तो मैं आपको सिर्फ 1-2 इंडिकेशन दे देता हूँ, बाकी सारे समझदार हैं, हमारे व्यूअर्स भी समझदार हैं, कि 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मरियम नवाज साहिबा की, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया था कि ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, और अगर किसी ने नेस्टी प्ले करने की कोशिश की तो अभी तक तो रिस्ट्रेंट दिखाया जा रहा है, फिर वो वीडियोज़ आएंगी। फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी वीडियोज़ कभी दफन नहीं होती। तो दुबई वाली जो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, जिसकी के फर्दर डिटेल जो ग्राफिक डिटेल्स हैं वो भट्टी साहब का एक दोस्त दुबई में बाकायदा तौर पे पोस्टेड था, ये नून लीग के दौर की बात है। तो उस वक्त चंद अहम सियासी शख्सियात दुबई जाते थे और दुबई में जो मुलाकातें होती थीं
कि शायद पाकिस्तान की नज़रों से दूर होगा, किसी को पता नहीं लगेगा, तो चलो वहाँ पे चल के प्यार मोहब्बत की कुछ बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो ये वीडियो उस हवाले से है गालिबन। तो बाकी इस पे जो रोशनी है वो भट्टी साहब डाल सकते हैं कि ये प्यार मोहब्बत की बातें PMLN हुकूमत में कौन सी अहम सियासी शख्सियात। वीडियो की बात आप कर रहे हैं, ये बेसमेंट की थी, फर्स्ट फ्लोर पे थी। सर ये तो आपका दोस्त है, अब आप मुझे तो नहीं पता है। बड़ी साहब मुझसे ज्यादा वो आपका एहतराम करते हैं। काजी साहब ये मलक साहब आप पूछे कि वो बेसमेंट में थी, उधर डॉलरों का भरा हुआ बैग भी था और पता नहीं डॉलर थे, हालांकि उधर दुबई में हालांकि कोई करेंसी और चलती है। चलिए भट्टी साहब अपने दोस्त को सेव कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाह रहे। भट्टी साहब व्यूअर के लिए मैं आप दोनों भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ, ये एक ही डायरेक्शन से आनी है कि मल्टीपल डायरेक्शन से वीडियोस आनी है? जरा इस पे भी थोड़ी रोशनी कोई डालें। प्रोडक्शन हाउसेज और भी हैं मुकाबले में जो मल्टीपल है ये मल्टीपल डायरेक्शन है। वो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर नहीं होता, मल्टीपल रॉकेट्स निकलते हैं जिसपे, ये मल्टीपल डायरेक्शन से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ऑडियो वीडियो का गेम। अच्छा, काजी साहब की जवानी से शुरू होंगी तो हमारे बुढ़ापे पे खत्म होगी वीडियो। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं। जब काजी साहब खूबरू थे, MU कॉलेज पढ़वाते थे, आज से 12 साल पहले, काजी साहब आपके दौर की भी वीडियो है। मैं चले पाकिस्तान की 3 बड़ी अदाकारों का नाम लें। नहीं वो तो ठीक है भट्टी साहब, नामों में क्या जाना है? में क्या रखा है? मैं ये समझता हूं कि अभी आपने कहा कि रोशनी डालनी है, ध्यान कर लीजिएगा, कंटेंट देख लीजिएगा, रोशनी डालनी है या अंधेरा डालना है उस पर हमने, मगर हम गुफ्तगू तो कर सकते हैं। मगर भट्टी साहब जो मैं थोड़ा सा अंधेरे में भी जो है ना इंफ्रारेड कैमराज, काजी सईद साहब जो बहुत सियाने होते हैं समझते हैं कि लाइट ऑफ होगी और कुछ नहीं, जो शीशे के अंदर कैमरे लगे होते हैं वो रात में जो नाइट विजन है उसके ज़रिए बड़ी वीडियोस बनती हैं और बड़ी कलरफुल वीडियोस होती हैं वो। अच्छा, मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ये स्ट्रक्चरल इशू। जी भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरशद साहब फरमाइए। अच्छा काजी साहब, आप अरशद शरीफ साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं ये बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं। इनसे पूछे कि इन्हें एक इनका दोस्त है वो जो पप्पू है, उसने रिंग रोड में अरबों रुपए कमाया, वजीर आज़म साहब ने किया, वो आगे क्यों नहीं चली मूवमेंट? क्या करप्शन जायज और नाजायज होती है या करप्शन होती है? नहीं, करप्शन तो भट्टी साहब करप्शन होती है, कोई भी करे, मैं करूं, आप दो, कोई भी ABCD करे। लेकिन मैं फिर सवाल लेके जाता हूं अरशद शरीफ साहब आपकी तरफ कि ये जो इन्होंने रिपोर्ट रबिश कर दी है गवर्नमेंट ने अपने ही एक इंस्टीट्यूशन की जिसमें ये जो कोरोना में है, लेकिन एक बात क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? खान साहब बेशक ऊपर आके बैठ गए हैं, एक गला सड़ा स्ट्रक्चर है, नीचे तय है, ठेके हों, LDA, कोई किसी जगह भी हो तो हर किसी का जो हक हलाल का हिस्सा है शाम को उनके घर पहुंच जाता है। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, ये सारा रेडिकली बदलना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप अरशद शरीफ साहब, और इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या टेक है जिसको हुकूमत पहले रोक रही थी? काजी सईद साहब, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और इसमें जो मामलात हैं, फवाद चौधरी साहब खुद भी क्योंकि इंफॉर्मेशन की डोमेन और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो आपको याद होगा इराक के भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और पीछे वो टैंक्स चल रहे थे, अमेरिकन गए थे, अमेरिकन फोर्सेस तो अभी पहुंचे नहीं हैं। अब फवाद चौधरी साहब इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी हैं, वकील भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास जो जॉब है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की और उसके कुछ लवाजमात होते हैं तो वो बड़ी ऑनेस्टी से अपनी जॉब पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं इसके डिफरेंट ऑब्वियसली मराइल हैं, डिपार्टमेंटल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स भी हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, बिल्कुल सही है, कुछ सेटल हो जाएंगे, लेकिन कुछ इसमें ऐसे मामलात हैं जो कि बाकायदा पोटेंशियल करप्शन के केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वो अफसरान और मिनिस्टर जो कि सारी चीज़ को देख रहे थे और दीगर लोग जो देख रहे थे उस पर बनने की पूरी पोटेंशियल उन ऑडिट पैराज में मौजूद है। अच्छा अरशद शरीफ साहब, क्या इसमें वो भी शामिल है जो ऑन सेट हुआ था एकदम कोरोना का, तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने फौरी तौर पर यहाँ से मास्क उठाकर चाइना भेज दिए और बाद में पोजीशन ली कि जनाब वो तो हमने हुकूमत को दिए थे, हालांकि हुकूमत को नहीं दिए थे, और ठेका जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। ये मामला, वो भी मामला इसमें शामिल हैं या ये कुछ और है? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें यह भी मामलात हैं कि एक गाना और पब्लिक सर्विस मैसेज बनाने के लिए
कोई 1 करोड़ से ज़ायद की रकम भी खर्च की गई थी और वो सही नहीं थी। अब ये किसने गाना बनाया था या पब्लिक सर्विस मैसेज, तो वहाँ से लेके बिलियंस ऑफ रुपीस तक के ऑडिट पैराज इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं और हुकूमत इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाह रही थी। तो जो हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी इस वक्त कंप्रोमाइज़ हुई है, ये IMF के कहने पे $1 बिलियन लोन जो है उसके मिलने की एक शर्त थी कि ये रिपोर्ट पब्लिक की जाए, और हुकूमत ये पब्लिक इसी वजह से नहीं करना चाह रही थी कि इसमें जितने घपले हैं जो कि DAC में और PAC में कोई सेटल भी हो जाएंगे, उसके बावजूद इसमें वो पैराग्राफ्स मौजूद हैं 1 करोड़ से लेके अरबों रुपए तक के, जिस पे के करप्शन के मुकदमात हैं और लोगों ने माल बनाया है इसमें। अच्छा, मैं आप दोनों से एक राय आपकी लेना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल कोई अनसाइंटिफिक क्वेश्चन है। 1 मिनट, एक सेकंड मलिक साहब, 1 मिनट, Please, सिर्फ 1 मिनट मलिक साहब, 1 मिनट। हमारे वजीर आज़म साहब हमेशा कहते थे मैं कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा, और एक उनका वादा था जब बोलूंगा सच बोलूंगा। माजी में लोग फ्रॉडिये थे, सच नहीं बताते थे, मैं कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। तो एक तो मुझे ये बताएं, तोसा खाना का रेफरेंस आता है, रऊफ कुलासरा साहब ने बहुत अच्छी खबर दी, उसकी डिटेल नहीं आती। ये कोरोना फंड का आता है, IMF कहती है तो वो करती है, क्या वजह है अरशद साहब? हुकूमत क्यों हकायक छुपाती है? क्या इनके दिल में चोर है, या ये खुद अपनी जुबान पे नहीं पूरा उतरना चाह रहे? देखिए, इसका ज्यादा बेहतर जवाब जो है ना ताहिर मलिक साहब देंगे और बड़ा फलसफियाना जवाब देंगे। आप साथ वाली बिल्डिंग में नहीं बैठे इस प्रोग्राम नहीं, ये देखें, आप ताहिर मलिक साहब को मुझे बिठा के ना आपने उन्हें बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया और आप हाईजैक करके पूरा प्रोग्राम इस्लामाबाद ले आए हैं। माना कि पावर सेंटर है इस्लामाबाद, ये तो बात नहीं है कि तख्त लाहौर में 2 इतनी शख्सियात बैठी उन्हें आप बोलने ना दें। कोरोना फंडिंग की ये क्यों रिलीज नहीं की गई इंफॉर्मेशन? अगर आपके छुपाने को नहीं तो आप रिलीज कर देते हैं चीजें, लेकिन छुपाने को है तो ये चीजें सामने नहीं आती ना। तख्त लाहौर में काजी सईद साहब और ताहिर मलिक साहब बैठे हैं, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे। चले आसान से आप दोनों से राय ले लेते हैं। इस्लामाबाद के बारे में मैं दोनों से राय लेना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी राय है। फिर बात करें। अरशद, आप बताएं, 3.5 साल से आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका शो होता है, भट्टी साहब भी साथ है। आप दोनों के ख्याल में 3.5 साल में PTI की कौन सी एक बड़ी कामयाबी कौन सी है और बड़ी नाकामी कौन सी है? इन्होंने 3.5 साल में क्या दिया है पाकिस्तान को और क्या लिया है, अगर कुछ है? भट्टी साहब पहले जवाब दें। नहीं, देखे ARY के सुपर बड़े टीवी के पाकिस्तान के पावर प्ले के मेन एंकर उनके होते हुए मैं बता देता हूँ, ताहिर मलिक साहब जो एक अच्छा काम किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, कि जितनी चीज़ें हो रही थी उन तमाम पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाए, उनके सिवाय IPP के और नेशनल डेट के हवाले से जो 2 कमीशन हैं उनकी रिपोर्टिंग है, बाकी तमाम कमीशन रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं। अच्छा, उसमें जो हमारा गला सा निज़ाम है, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर आगे कार्रवाई नहीं चलने दी गई, लोगों को बचाया गया बाकायदा तौर पे, और आरिफ हमीद भट्टी के बाकायदा दोस्त हैं, मैंने पहले भी सवाल किया था, ये जवाब गोल कर गए क्योंकि इन्हें पता है मैंने 2 स्पेसिफिक हवाले भी दिए, इन्होंने जवाब नहीं दिया। वो केसेस रुकवाए गए बाकायदा तौर पे, क्योंकि चंद लोगों का काम ये होता है। सिर्फ 2 नहीं, सबके। आपने रिंग रोड का भी जिक्र किया, रिंग रोड वाला भी अभी मालम जब्बा गंदुम का हो गया, चीनी का हो गया, पेट्रोलियम का हो गया, लाहौर में आपने वो आप ही ने ब्रेक की थी। आप सिर्फ ये रहनुमाई फरमाएं कि अपोजिशन सारी करप्ट मान लिया एक लम्हे के लिए, मान लिया, किस किस को सजा अदालत ने दी इन 3.5 सालों में? क्योंकि आप के जो दोस्त हैं, मैं खुद गवाह देखा हुआ है, आपने खुद मुझे बताया कि यार फलाने ने ये कहा था, क्योंकि आप मुशाब थे, फलाने को कह के उसका केस रोक दो यार, नहीं इसको आगे नहीं मलिक साहब इनसे डॉक्यूमेंटेड केसेस। ताहिर मलिक साहब, काजी सईद साहब, आरिफ हमीद भट्टी के 2 अदद दोस्त हैं। अगर ये ज्यादा इंसिस्ट करेंगे मैं नाम ले दूंगा, ऑन एयर नाम ले दूंगा इनके दोस्तों के। मैं ऑन एयर नाम लेने लगा, बात ये है, ऑन एयर नाम लेने लगा। 101 दफा इन्हें बता दे सजा किस किस को हुई करप्शन पे। आपसे प्रोसिक्यूशन को कहते हैं कि यार खींच लो, हाथ खींच लो, नहीं करना आगे। भट्टी साहब, मैं आज का जवाब आपसे लूंगा, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं भी जाते कह दूं, इमरान खान ने एक ही अच्छा किया है, हमें बता दिया है ये लोग बिजली नहीं बनाते, माल बनाते हैं, ये लोग सियासत में जो है हमारे हकूक का धंधा करते हैं, हम उनको वो क्या फिरदाक तक नहीं पहुंचा सके, वो कोई और ही लोग होंगे, इतना हमें ज़रूर बताया। मगर हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, बहुत अहम स्टोरीज हैं और गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम कुछ एक खुली बातें भी हमने की, अब कुछ पर्टिकुलर्स पे भी आते हैं। गैस के बुरान पे हम बात करते हैं
कि जी इसके लिए इधर किसी की तवज्जो नहीं है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं सारे। इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि भट्टी साहब और जनाब अरशद शरीफ साहब, यहाँ पे एक और भी एक स्कैंडल सामने आ रहा है, ये जो कार असेंबलर्स का है और ये माफिया है। और यहाँ पे आप देख चुके हैं कि हमाद साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना है गालिबन, उन्होंने या कॉमर्स के हैं, उन्होंने कहा था जी तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप ओन देते हैं और या ब्लैक में। तो ये यहाँ पे मैं सवाल मेरा ये है कि इंडिया ने जो भी इन्वेस्टर आया उसको कहा कि यहाँ फैक्ट्री लगाओ और उसके बाद इतने साल बाद यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमने फैक्ट्रियाँ लगवाई इनकी कारों की सब कुछ, मगर इतनी यहाँ से थर्ड क्लास जो है वो प्रोडक्ट्स बेची, महंगी बेची, 10-10 लाख ओन है और अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और अब कहते हैं जी कि इंपोर्टेड गाड़ियां भी बंद कर दी जाएंगी। तो ये आप एक तो इस हवाले से बता दें, और दूसरा गैस के बाद भी लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेटिव प्लान है अब 2 सालों में? अरशद शरीफ साहब। काजी सईद साहब, ऑल्टरनेटिव प्लान तो नहीं है, ये वो सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जो पहले से चले आ रहे थे। और जिन कार मैन्युफैक्चरर्स का आप जिक्र कर रहे हैं जो जापान से लगा के यहाँ असेंबल करके बेचते हैं, और इंपोर्ट बिल भी आपका उसी वजह से बढ़ रहा है और आप लोकल इंडस्ट्री माजी में नहीं लगा सके, उनकी जो प्राइसेस जैकअप होती हैं, जितने उनके प्रॉफिट्स आते हैं, 30 जून की आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें या 30 सितंबर की, बिलियंस में उन्होंने प्रॉफिट्स अपने बाकायदा तौर पे डिक्लेयर किए हुए हैं। डॉलर रुपी पैरिटी में कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है, वो एक दफ़ा कीमत बढ़ाते हैं, नीचे नहीं आती। और उनको प्रोटेक्ट करने वाले कौन हैं? उनको प्रोटेक्ट करने वाले वही लोग हैं जो कि मुशर्रफ साहब की टेबल पे बैठे हुए थे। मैं क्योंकि एक्टिव रिपोर्टिंग मेरा पीरियड तो वहाँ से शुरू होता है, तो वो मैं बड़ी एक्यूरेसी से आपको बता सकता हूँ कि मुशर्रफ दौर में भी आपको वही चेहरे नज़र आते थे डिसीजन मेकिंग में, और आज खान साहब के साथ भी वही चेहरे बैठे हुए नज़र आते हैं जो इन लोगों के मुफादात का बाकायदा तौर पे आके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और इसमें यकीनन ये सारे क्योंकि इंटरलिंक्ड होते हैं कि अच्छा जी इंपोर्ट के ज़रिए इस इंडस्ट्री में ये चीज़ें आ रही हैं तो मेरी इंडस्ट्री से ये वाली चीज़ें जा रही हैं, तमाम मुफादात उनके इंटरलिंक्ड हैं। तो ये पहले भी नहीं रुका काम और अब भी नहीं रुकेगा। आपने गैस के बहरान की बात की, जो पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट आई थी उसमें भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इशूज़ आइडेंटिफाई हुए थे। जो इंपोर्ट्स वगैरह डिले की गई, LNG का एक रेफरेंस भी बना था। और जब आप इस पूरे केस में जाते हैं बाकायदा तौर पे, तो जो डिलेस किए गए, टाइमली डील्स नहीं की गई, फिर महंगी आपने डील्स बाकायदा तौर पे साइन की, और आपके सामने ये सारी प्रोजेक्शंस थी। आपने आगे देख के फैसले करने होते हैं यार 6 महीने बाद, साल बाद क्या सिचुएशन होगी। जो वीट क्राइसिस आया, एक तरफ आप इंपोर्ट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अच्छा जी अब हमने अफगानिस्तान भी एक्सपोर्ट करनी है। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े रीजनल भी तो हमारे थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा है ना, आपको पता ही है काजी सईद। अच्छा अरशद, मैं भट्टी साहब आपसे एक सॉरी फॉर द इंटरप्शन भी हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं आज सुन रहा था हमारे जो तर्जुमान है वो फरमा रहे थे कि अमेरिका में 6+ है, 6.2% महंगाई है, यूरोप में 5% है, और दुनिया की तारीख में 30, 40, 50 ईयर्स जो आए हैं वो हाईएस्ट अमेरिका की तनख्वाहें भी बता देना कि पर कैपिटा इनकम अमेरिका में कितनी है। ताहिर मलिक साहब, पर कैपिटा इनकम अमेरिका में कितनी है, बर्तानिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है? मेरा यही सवाल आप दोनों से है कि क्या ये जो पाकिस्तान में महंगाई है ये सारा एक्सटर्नल फैक्टर है कि कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी, हमारी गवर्नेंस, हमारी अक्ल, हमारी प्लानिंग का भी कोई दखल है? दोनों से मैं पूछना चाह रहा हूँ इस पे। मलक साहब कहते हैं काबे किस मुंह से जाओगे शर्म अगर तुमको नहीं आती। जो अमेरिका का आपको महंगाई बताते हैं, वहां मजदूर मिनिमम $10 पर आवर लेता है। मिनिमम कह रहा हूं। एजुकेशन टोटली फ्री, जहां लीड क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वहां ही आम बच्चा पढ़ता है। हेल्थ टोटल फ्री। उधर आपको बैंक लोन देते हैं, उधर मिनिमम सैलरी 3.5 लाख है, इधर सैलरी है 15,000। और दूसरा, काजी साहब, मेरे भाई काजी साहब ने हमाद अदर कहा अखलाकियत दिवालियापन की इंतहा देखे कि वो कह रहे हैं गाड़ियां ऑन हो रही है। पहले सैनमो में, काजी साहब की जवानी में सैनमो में टिकट बेचते थे ना, कोई ब्लैक करके उससे कहते रहो ब्लैकिया, गंदा आदमी मोहल्ले में कोई हाथ नहीं मिलाता था। अब गाड़ियां क्योंकि अरबपति लोग खरीदते हैं, वो ब्लैक ओन का नाम लेके इससे फहर कर रहे हैं, ब्लैक करके। अनबिलीवेबल यार, दिवालियापन की इंतहा देखे अखलाक की कि एक ब्लैकिया को अपना क्रेडिट ले रही है गवर्नमेंट, बजाय इस पे कि रिजाइन दे दे कि ब्लैक क्यों हो रही है। भाई खुदा का नाम है, सैनमे में टिकट करना ब्लैक है। एक सब्जी की दुकान पे 5 रुपए से एक 4 रुपए पैसे ज्यादा लेना जायज है, तो गाड़ी वाले को 10 लाख रुपए आप करप्शन को लीगल बना रहे हैं।
जी अरशद, आप क्या कहते हैं? ये क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? हमें किस किस के हाथों बेच रहा है? अरशद बताएं ना, आप ये एक्सटर्नल फैक्टर है कि कहीं हम भी जिम्मेदार हैं इस पे? नहीं ताहिर मलिक साहब, ये जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने, ये काजी सईद साहब की एक्सपर्टीज़ है। ये बहुत अच्छा जवाब, मेरा पूरी उम्मीद है काजी सईद साहब इस पे बहुत अच्छी रोशनी। जी काजी साहब आप बताएं। देखिए मलिक साहब, फैक्टर है कि पहली बात तो ये है, अगर आपने पूछ लिया मुझे आजिज और मतलब एक वो ये है कि जो अब वर्ल्ड इकॉनमी जो है ना वो डिसाइड कर, मतलब आपकी पेट्रोल का बिल बाहर से डिसाइड होता है, उसको आप नहीं रोक सकते। और उसके बाद हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो मफरूज़ा था कि जी आपने रियासत के असासे ऑफलोड कर दिए, मलिक साहब को दे दिए, और मलिक साहब को चेकिंग के लिए मुझे लगा दिया गया। मेरी तनख्वाह है 1.5 लाख रुपया और मलिक साहब 3 अरब रुपए का यूनिट चलाते हैं। मलिक साहब मेरे अपनी हथेली पे रख के फूंक मारेंगे ना तो मैं कुतुब शुमाली पहुंच जाऊंगा। तो जो रेगुलेटर था वो पूडल बन गया, लैप डॉग जिसे आप कहते हैं वो बन गया। अब होता क्या है कि 80% मैशियत के मालिक हैं ये लोग, पाकिस्तान की रियासत के बाद सिर्फ 20% है। रात को बिजली की कीमत महंगी करते हैं, सवेरे आके कहते हैं हाँ इमरान खान साहब आप नाम ना लिया करें, आप नाम लगते हैं तो बिजली की कीमत बढ़ जाती है। खान साहब को पता ही कोई नहीं सी। जब मैं उन्हें पहली दफ़ा मिला 2013 में, उनका इंटरव्यू किया दुनिया में, जब मैं और अरशद साहब के गालिबन एक ही चैनल में थे, तो वो ही हैज़ नो आइडिया। वो समझते थे कि मैं एक सर्जरी करके जो है गंद एक तरफ कर दूंगा और साफ मैशियत इधर निकाल दूंगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चीनी तो हम यहाँ बनाते हैं ना, गंदम तो पाकिस्तान से उगती है, इसका पेट्रोल से और अमेरिका के डॉलर से क्या बात सुने कि जब आपके नीचे जिस तरह अरशद साहब ने कहा कि सारा स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज्ड है। अब 20वें ग्रेड का आपने 22वें ग्रेड का आपने सेक्रेटरी बिठाया हुआ है, वो कहते हैं जनाब ये आग जिस तरह उसने पहले जाके इमरान खान साहब को कहा था कि ये बहुत अच्छी रिंग रोड बनी है, ये इससे अच्छी बनी नहीं सकती थी। वो ही इमरान खान की आईज एंड ईयर्स कौन होंगे? ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा और उस पर उनका बड़ा फेथ था। लिहाजा वो जो है, ये मुझे अब क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। अरशद साहब आपकी वजह से आज हमारे प्रोग्राम को 4 चांद भी लग गए, थैंक यू वेरी मच। कभी कभी आप तशरीफ़ लाते रहा करें। तो ये नाज़रीन हमने आज मुख्तलिफ बात, मगर जो है कि ये कल 1-2 खबरें और जो आज रह गई उस पर भी बात करेंगे, मगर बुनियादी तौर पर आज कंक्लूजन यही निकला कि जब तक हुकूमतें माफियाज़ को ख़त्म नहीं करती और उनसे डायरेक्ट नहीं टकराती कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह हाफ़िज़।